प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विद्यार्थी और राजनीति इस विषय पर निबंध लेखन सुनेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारे लिए 5 निबंध दिए जाते हैं। मैं एक एक करके आपको उनका विस्तृत विवरण मैं प्रदान करना चाहती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर SRN BJNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, खम्मम, तेलंगाना। ओके बेटा, सुनिए, विद्यार्थी और राजनीति। तो राजनीति का अर्थ क्या होता है? हम इस निबंध के बारे में क्यों हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए? माने देश या समाज के निर्माण के लिए काम करने वाली व्यवस्था को राजनीति कहते हैं। फिर से सुनिए बेटा, देश या समाज के निर्माण के लिए काम करने वाली पूरी व्यवस्था को हम राजनीति कहते हैं। पूरा पढ़ने के बाद इसका अर्थ मैं समझाती हूँ आपको। इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक है शासनों का निर्माण, दूसरा है कार्यपालिका एवं तीसरा है न्यायपालिका। आई ना बात समझ में कि देश के या समाज के निर्माण के लिए काम करने वाली जो पूरी व्यवस्था होती है, उस पूरी व्यवस्था को हम राजनीति कहते हैं। इसके 3 अंग हैं। प्रमुख रूप से राजनीति के 3 अंग माने जाते हैं। वह है शासनों का निर्माण करना। जैसे कि आप सब जानते हैं, तरह तरह के शासनों का निर्माण किया जाता है एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और दूसरा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, माने जो भी शासन सभाओं में किए गए हैं, उन सबका पालन करने वाला एक व्यवस्था का होना भी अनिवार्य है। इसको हम कहते हैं कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अगर कोई भी शासन किया गया है, उसमें कुछ जनता के विरोध में कुछ कहा गया हो, तो वे लोग कहाँ जाएं? जिन्होंने शासन किया है अगर उसी के पास जाते हैं तो उन्होंने ही शासन बनाया, तो उनको शायद इसके बारे में इससे अधिक ज़्यादा पता नहीं हो सकता। तो इस संबंध में वे अपने विवादों को लेकर, जहां इन विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका के पास जाते हैं। माने इस तीनों अंगों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। देखा आपने? इन अंगों के सक्रियता एवं समर्थतापूर्ण मिलाप से देश का पालन किया जाता है। माने एक देश को चलाने के लिए, एक देश का पालन करने के लिए इन तीनों अंगों का सक्रियता एवं समर्थतापूर्ण मिलाप होना चाहिए, है कि नहीं? इन तीनों अंगों को सक्रिय रहना चाहिए और इन तीनों का मिलाप भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप शासन बनाते और उसको अमल में लाते और उसमें कुछ विवाद होते हैं तो उनका परिष्कार भी करना चाहिए। इस पूरी व्यवस्था को लेकर हम राजनीति कहते हैं। तो एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है कि नहीं? अगर शासन व्यवस्था ठीक तरह से शासन नहीं बनाता, शासन बना लिया लेकिन उसको अमल में लाने वाला कोई नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखिए, हरितहारम जो हमारे तेलंगाना में एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, एक शासन है। तो अगर इसको कोई भी व्यक्ति अमल में नहीं लाया, कोई भी कार्य करने वाले कोई भी, माने जैसे मैंने कहा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको कहते हैं, वहाँ से जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता तो उस शासन का पालन कैसे होगा, है ना? माने एक को शासन बनाना है, दूसरे को इसके पालन भी करने के लिए होना चाहिए। एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है ना बेटा? एक होना हो तो दूसरों का भी होना जरूरी है। माने शासन निर्माण करने वाला भी होना चाहिए
उसको अमल में लाने के लिए कार्यपालिका का भी होना चाहिए। कभी कभी कोई न एक आध विवाद आते हैं तो उन विवादों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्था जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर होने की आवश्यकता होती है। इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, राजनीति के प्रमुख अंग मानते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ कि आजकल राजनीति का स्वरूप एवं स्वभाव पूरे रूप से बदल गया, पूरी तरह से। जैसे क्योंकि आजकल क्या हुआ कि चुनाव एवं मतदान तक सीमित हो गया राजनीति का अर्थ। जैसे कि हम तेलुगु में कहते हैं राजकीयालु, राजनीति। राजनीति एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन हम जिस अर्थ में राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं वो है केवल मतदान एवं चुनाव। चुनाव में खड़े रहना, चुनाव में इसमें भाग लेना और किसी के लिए मतदान देना और किसी पर हम अपने प्यार या अपने वोट देना, उनके साथ हमें भी जाना, ऐसे माने उनके पार्टी या कोई सिद्धांतों के बीच हमें भी उनके ओर आकर्षित होना, उनके साथ जाकर मिलना, ये मात्र माने यहाँ तक इसका अर्थ सीमित हो गया है। लेकिन हमें इसका विस्तृत अर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसके विस्तृत अर्थ को ही स्वीकारना होगा। क्योंकि अगर हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं, राजनीति का मतलब जो है वो बहुत बड़ा विस्तृत है, लेकिन अगर हम इसको सीमित कर देते हैं तो हम वहीं ठहर जाते हैं, उससे आगे चल नहीं पाते। और देखिए, विद्यार्थी कौन होता है, ये भी एक सोचने वाली चीज़ है ना। विद्या और अर्थी दो शब्दों से विद्यार्थी शब्द का निर्माण होता है ना। विद्या और अर्थी, इन दोनों शब्दों के मिलाप से विद्यार्थी शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करने का अभिलाषी, या फिर अर्थात विद्या का आर्जन करने वाला। विद्या का आर्जन करने वाला, विद्या प्राप्त करने वाले अभिलाषी जो भी होता है, उन सबको हम विद्यार्थी के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह हम विद्या को आर्जन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को भी हम विद्यार्थी कहते हैं। अब तक हमें विद्यार्थी कौन है, राजनीति क्या है, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ सहित हमें पता चल चुका है ना। अब देखिए, विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना है कि नहीं। विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं विद्यार्थी, जिसको हम इससे पहले भी नारी शिक्षा बताते समय हम यह भी देख चुके थे, है ना, कि शिक्षा या विद्या जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी कठिनाई आती है समाज में या जीवन में, इनको पार करने की शक्ति हमें प्राप्त होता है ना। इन सबको हम आसानी से सुलझ सकते हैं, है ना। जितने भी कठिनाई हैं इनको सुलझ सकते हैं। तो इस विद्या से हमें क्या होता है कि पढ़ाई करते समय हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान से हमें क्या करना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत वृद्धि भी हो सकती है और देश की उन्नति भी हम कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई होना चाहिए और उनका पूरा ध्यान भी उसी ओर रहना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को देश की संरचना निर्माण में पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कराता है। तो ये जो एजुकेशन जिसको कहते हैं, विद्या या शिक्षा जिसको कहते हैं, यह क्या करता है कि विद्यार्थियों को देश की संरचना या फिर देश के निर्माण के लिए जो पुस्तकीय ज्ञान है ना, ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें पहले एक ज्ञान होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सैद्धांतिक ज्ञान या फिर थियरेटिकल बोलते हैं ना, ऐसा थियरी जिसको बोलते हैं, वो थियरी सिद्धांतों का निर्माण जैसे करना है। ये सिद्धांतीय ज्ञान जो है, पुस्तकीय ज्ञान जो है, वह शिक्षा हमें प्रदान करता है। जो भी बातें हम यहाँ पर विद्यालय में प्राप्त करते हैं, उस सारी शिक्षा को हम
ले जाकर समाज में इसको अमल में लाते हैं, जिसको कहते हैं ना एप्लीकेशन, अप्लाइड। ये जो एप्लीकेशन या फिर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? समाज में जाने के बाद ही करते हैं। माने पहले हमें विद्यालय में जाकर विद्या का आर्जन करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारे विषय लिखे हुए मिलते हैं हमको। किसी भी देश का इतिहास कैसा था, वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, ये सब हम पढ़े बगैर, विभिन्न देशों के बात अलग से रखिए, लेकिन हमारे भारत के ही बात सोचिए। इससे पहले कौन कौन से राज्य किए गए हैं, माने वो प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए, उनका पालन कैसा था, वे किस तरह के सिद्धांतों का पालन करना चाहते थे, देश में उन्होंने कौन सी प्रकार के विभिन्न शासनों को अमल में लाया है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? कि जिस ज्ञान को हम पुस्तकीय ज्ञान कहते हैं, उस प्रकार के पुस्तकीय ज्ञान से ही हम ये सब विषय आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए राजनीति में सक्रिय भाग लेने की आवश्यकता होती है हर विद्यार्थी को, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वह समाज, देखिए बेटा, वो कोई डेवलप्ड जिसको कहते हैं ना, विकसित समाज हो या विकासमय समाज हो, माने डेवलपिंग कंट्री है ना, विकासमय देश हो, विकसित समाज हो, विकसित देश हो, लेकिन हर किसी में अपने अपने स्तर की समस्याएं तो निरंतर कोई ना कोई समस्या होती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि एक देश होता है पूरे समस्याओं से मुक्त है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस कालावधि में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की स्थानीय समस्याएं अगले देश से या और एक देश से भिन्न हो सकते हैं। उसी प्रकार देश में भी बहुत सारे राज्य होते हैं, है कि नहीं, स्टेट्स जिसको कहते हैं। एक आंध्र प्रदेश है, एक तेलंगाना है, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है, एक केरल है। हम देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों की समस्याएं भी विभिन्न हो सकती हैं। तो केरल के विद्यार्थी को जो सिखाया जाता है वो असम के विद्यार्थी के लिए अनावश्यक हो सकता है कभी कभी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम जिस प्रांत में रह रहे हैं और जिस कालावधि में रह रहे हैं, हम जो कुछ सीख रहे हैं वो आज के समस्याओं को सुलझने के लिए आवश्यक तरीके हमें सिखाने वाला होना चाहिए। कभी ज़माने में हम चाकुओं से, तलवारों से लड़े थे, तो अब तलवारों से लड़ना सीखकर हम युद्ध में थोड़े ही जाते हैं ना। अब युद्ध करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह सब युद्ध विज्ञान हमें सिखाता है। लेकिन हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि प्राचीन काल में उस तरह लड़ रहे थे, लेकिन आजकल की स्थिति इस विषय पर बदल चुकी है ना। इस तरह का ज्ञान हमें होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी जिसको बोलते हैं ना, ये प्रयोग विधान जो है, इस विधान को माने आधुनिक व्यवस्था में हम अपनी तरफ से कौन कौन से विषयों को जोड़ सकते हैं, यह बात विद्यार्थी को हर समय सोचते रहना चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढना है उसी को, और कौन ढूंढेगा? जैसे कि हम नवयुवकों में कविता में देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी हम सबको आह्वानित करते हैं, हमें आमंत्रण देते हैं, किस लिए? कि राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। आज हमें कोई लड़ाई की झगड़े में कोई लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई थोड़ी ही लड़ना है। आज हम पूरे तरफ से आज़ाद हैं, है ना। तो फिर अब किससे लड़ें? माने वो बात हमें पता है, लेकिन अब लड़ने की कोई बात नहीं है। फिर क्या करें? देश की उन्नति के लिए कौन कौन से काम करें, है ना। ये जो सीखना है वो सीखना है, और जिसको अमल में लाना है उसको अमल में लाना है, क्योंकि राष्ट्रीय समस्याएं जो हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं और राष्ट्रीय आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं, है कि नहीं। उस समय एक प्रकार की आवश्यकता होती थी और आज की आवश्यकता अलग है, कल की आवश्यकता शायद अलग होगी। क्योंकि आज देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरह यूट्यूब में वीडियो पाठ बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कभी ऐसा होता था क्या? नहीं है ना। भारत में तो ये पहली बार हुआ है।
मतलब हम एक आध प्रेजेंटेशन देते थे, कभी ना कभी उसको दिखाते थे, देखिए बच्चा ऐसा होता है ऐसा होता है करके, लेकिन जो है पूरा सीधा साधा ही होता आ रहा था आज तक। लेकिन आप भी इसके बारे में आदत डाल चुके हैं और हम भी आदत डाल चुके हैं। मतलब राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए और इसके लिए समाधान भी हमें ढूंढना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस राजनीति में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ और एक कहा गया है कि एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति तथा राष्ट्रीय कार्य प्रणाली में भागीदारी होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कभी कभी हम सीधे अपने इसको लेकर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, क्योंकि जब हम इस देश के नागरिक बने हुए हैं तब हम जिसको कहते हैं ना ऑटोमेटिकली, ऐसा ही अपने आप में हम इस देश के विकास में, और प्रजातांत्रिक राष्ट्र है हमारा, अंग्रेजी में कहे तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, तेलुगु में प्रजास्वाम्य राज्यम, प्रजास्वाम्य प्रभुत्वम जिसको कहते हैं ना, ये है। तो इस प्रजातांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक माने हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, नागरिक माने सिटीजन है ना, नागरिक सिटीजन पौरुడు, हर एक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह राजनीति में भी अपना योगदान देता है और राष्ट्रीय कार्य प्रणाली में भी अपना योगदान देता है ना। हर एक के लिए आधार कार्ड दिया जाता है, रेशन कार्ड दिया जाता है, तो इससे हम अपने अस्तित्व को वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम अपने वोट मांगने जाते हैं, मतदान देने जाते हैं। हम भी अपने होने का माने अपने अस्तित्व को वहाँ साबित करते हैं और हम भी उसमें भागीदारी भी रहते हैं, उसमें योगदान भी देते हैं। 18 वर्ष के वयस्क को मताधिकार से छात्रों की भागीदारी हो स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है कि नहीं? जब हम 18 साल के बालिग हो जाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि मतदान देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जिन जिन को मतदान माने वो वोटर कार्ड जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होता, पहचान पत्र नहीं होता, तो हम लोग वहाँ जाकर लाइन में खड़े होकर अपना पहचान पत्र खुद बनवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे अस्तित्व को साबित करता है कि नहीं? ये हमारे अस्तित्व को साबित करता है, इसलिए हमें ज़रूर इन विषयों से हमें चेतावनीपूर्ण रहने की आवश्यकता होती है। तो हम और क्या कर सकते हैं? राजनीति की शिक्षा विद्यार्थियों के लिए क्यों दिया जाना चाहिए, है ना? राजनीति की शिक्षा जिस तरह आप समझ रहे हैं उसी तरह की राजनीति की शिक्षा विद्यार्थियों को किस लिए देना चाहिए। इसके लिए हम एक आज चर्चा का विषय देखेंगे कि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता पैदा करने के लिए, है ना, जब हम यहाँ से लेकर माने विद्यालय से कदम बाहर कहाँ रखेंगे? समाज में ही रखेंगे। तो समाज में जाते हमें क्या करना चाहिए कि अगर कहीं कहीं बिखरे पड़े जनता होते हैं तो उस जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारे इसमें क्या होना चाहिए कि नेतृत्व की भावना होना चाहिए। इसलिए नेतृत्व की भावना को बढ़ाने के लिए, सारे जनता को एक ही लाइन पर, एक ही रास्ते पर लाने के लिए हमें राजनीति में भी कदम रखने की आवश्यकता होती है। यह शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि हमारे विद्यार्थियों को और उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए, है ना बेटा? सब लोग यही सोचते हैं कि सब अपने अधिकारों के लिए ही लड़ते हैं। अधिकारों के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ, जैसे कि कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू, अधिकारों के साथ साथ हमें और एक और भी ध्यान देना है, वो है हमारे कर्तव्य, है ना? राइट्स एंड ड्यूटीज़ जिसको कहते हैं। राइट तो राइट ही है, कोई मना नहीं करता कि यह मेरा अधिकार है, ले लो, तुम अपने अधिकार जहाँ तक तुझे लेना है वहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन कर्तव्य, हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है ना।
अगर कर्तव्यों का पालन किए बिना हमें अधिकार के बारे में मांगने की ज़रूरत या फिर अधिकार नहीं होते, है ना। हमें अधिकारों की मांग जिस तरह करते हैं उसी तरह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी ज्ञान होने की आवश्यकता है। इसलिए राजनीति की शिक्षा किस लिए आवश्यक है विद्यार्थियों को देने के लिए कि उन्हें राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए भी यह शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसी तरह सांप्रदायिक व पृथकतावादी ताकतों के विरुद्ध एकजुट होने के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके बारे में हमें थोड़ा गहरे से चिंता करने की आवश्यकता होती है। पृथकतावादी ताकत, सांप्रदायिक ताकत। सांप्रदायिकतावादी मतलब जैसे कहते हैं ना, आप इस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हैं, आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं। इन बातों को हमारे दिमागों में डालकर हमें ऐसा बना देते हैं कि अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति देखे तो बस उनका खून कर दिया, उनके मैंने खून पी लेने के लिए इतने उतावले होने की हमारे दिमागों में भर देते हैं कुछ लोग। उसी तरह पृथकतावाद, वे अलग हैं, हम अलग हैं, ये अलग है। कहाँ तक निपटेंगे ये अलगाव को, है ना। जब तक हम जीवित रहेंगे क्या तब तक किसी न किसी से लड़ते ही रहेंगे क्या। ये अलगाव की बात कब छोड़ेंगे, एकता की बात पर कब आएंगे। इसलिए पहले बात वही कहा गया है कि नेतृत्व की क्षमता। कोई आता है आपको, जैसे कि मैं इससे पहले जो इस कॉलेज में काम करती थी वहाँ पर हमारे कॉलेज के बगल में ग्राउंड था, तो वहाँ पर ऐसे ही कुछ पार्टियों के मीटिंग चल रहे थे। तो कुछ लोग आकर हमारे विद्यार्थियों से कहा कि 500 देते हैं, आकर आप उस स्टेडियम में बैठ जाइए। तो कुछ लोग चले गए, लेकिन एक आध व्यक्ति स्टूडेंट्स नहीं गए। तो मैं गई क्लास पढ़ाने के लिए। तो ये एक आध है, क्यों बेटा आप बाकी सब किधर हैं, वे उस मीटिंग में हैं, आप क्यों नहीं गए। तो वो कहने लगे, मैडम अगर 500 के लिए हम अपने ईमान बेच सकते हैं क्या। ऐसा होगा तो उनमें और हम में क्या अंतर हो सकता है। हम ऐसा नहीं जाने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। देखा, मैंने नेतृत्व की भावना उनमें विकसित हुई है। कोई आया, आपको जय बोलो बोलने से क्या मिला। क्या आप उस सिद्धांतों को जानते हैं, वो समाज के लिए अच्छा है या बुरा आप पहचानते हैं। पृथकतावादी, जिसको मैंने कहा पृथकतावादी, ये अलग वो अलग, इस तरह अलग 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 करके बांटते ही चले जाएंगे तो कब तक जीवित रहेंगे हम। तब तो हम एकाकी बन जाते हैं। चाहे हमारे देश हो या गांव हो या जिला हो, कुछ भी हो, इसको किसी से अलग नहीं हो सकते हम। कहाँ से अलग हो सकते हैं, विश्व से ही अलग नहीं है, भूमि अलग नहीं है, फिर दुनिया अलग नहीं है, संसार अलग नहीं है। तो फिर इसमें अमेरिका, चाइना सब तो एक ही भूमि पर है ना। वे उस पार हैं, हम इस पार हैं। उनकी समस्याएं अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं, संस्कृति अलग है। लेकिन इन बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें अलगाव के बीज नहीं बोना चाहिए। ये इस प्रांत के हैं, उस प्रांत के हैं, ऐसे अलगाव के बीज नहीं बोना चाहिए। इन पृथकतावादी ताकतों के विरुद्ध करने के लिए कोई आता है, आप और आपके मित्र दोनों एक ही गले में वास करते हैं, तो कोई आता है वो उस जाति का है, उस पार्टी का है, हम इस पार्टी के हैं, तो आपको जाकर उनके सर फोड़ना चाहिए। तो रातों रात कोई गया अपने मित्र का ही सर फोड़ के आ गया। ये कहाँ की राजनीति है बेटा, है ना। राजनीति का मतलब ये नहीं, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से विधानों को, कौन कौन से शासनों को अमल में लाना है, इसकी जानकारी प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। ये सब क्या है, कूटनीति है ये, है ना। उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, या कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पृथकतावाद हमारे मस्तिष्क में डालने का प्रयास करता है, उनको हम मदद दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पहले हमें पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता है, उसके बाद
जाकर हम अपने वक्तव्य को उनके सामने प्रकट करेंगे, क्योंकि यहाँ विद्यालय से तुरंत बाद हम समाज में ही अपने कदम रखते हैं। इसलिए समाज में जाते समय हमारे हाथों में 2-3 औजार होना चाहिए। उनमें से एक है विद्यार्थी राजनीति जैसे विषयों की जानकारी। हम समाज में जाते समय किस लिए जा रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, ये सब हमारे मन में इनका ध्यान होना चाहिए। इस तरह सांप्रदायिक व पृथकतावादी इन सांप्रदायिकता एवं पृथकतावाद को इनके विरुद्ध लड़ने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। इन कारणों से विद्यार्थियों को राजनीति की शिक्षा देना अनिवार्य मानी जाती है कि नहीं। इन कारणों से किस लिए, विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता पैदा करने के लिए और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे बेटा। देश हमारा है, समस्या हमारी है, तो इसको सुलझने की जिम्मेदारी किस पर होती है, हम पर ही होती है ना, है ना। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश को अगर कोई सामना करना पड़ा, उस देश को कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उसका निराकरण कौन कर सकता है, हमें ही करना है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हम ऐसे कहीं जाकर बैठ जाएं, नहीं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। इस देश के आइडेंटिटी को लेकर हम जब चल रहे हैं, इस देश का यह देश जो है ये हमारा पहचान है, तो इसको समस्याओं में ढकेल कर हम और कहीं बाहर नहीं जा सकते। इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए और सांप्रदायिक या पृथकतावादी ताकतों के विरुद्ध एकजुट होना भी हमारे लिए आवश्यक है। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें राजनीति की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। ये सब जानकारी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है और देश की भावी पीढ़ी में नेतृत्व शून्यता को रोकने के लिए यह एक उपाय है कि नहीं। जब सब लोग आते हैं कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, तो नेतृत्व कौन करेगा, है ना। अगले सेमेस्टर में आएगा, तो क्यों बैठ गया है पथ पर करके एक कविता। कवि पूछता है क्यों बैठ गया है पथ पर, क्यों, तुझे तुम्हारा अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है क्या। कर्तव्यों का एहसास होना चाहिए सबको। हम अगर अपने कर्तव्यों से मुकर कर और कहीं चले जाते हैं तो वो काम कौन करता है, उनको किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। वो हमारा कर्तव्य है तो हमें ही करना चाहिए। भावी पीढ़ी में नेतृत्व का विकास नहीं होगा तो कौन करेंगे इस देश का नेतृत्व। एक छोटे से विषय से लेकर बड़े से विषय तक हमें नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। नेतृत्व हमें करना है, अपने गांव की ही बात हो। मैं इससे पहले मैंने 2012 में यहाँ पर आई थी, तब का एक लड़का था, शायद नवीन है उसका नाम, तो वो क्या है अपने गांव का वह सरपंच वो बन गया है, राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया है और बन गया है। मैं उसके बाद और कोई चुनाव के लिए वहाँ अफसर के रूप में गई थी, तो वो लड़का आकर मुझसे मिला। हाँ मैडम आप ही हैं, हाँ बेटा। तो उसने कहा मैडम कहिए क्या करना चाहिए। नहीं बेटा आप हमारे लिए कुछ न कीजिए, लेकिन अपने गांव के लिए कीजिए। तो तब तक ही वह लड़का वहाँ पर पानी और बिजली का प्रबंध कर चुका है अपने गांव में। छोटा सा ही स्तर क्यों न हो, है ना बेटा। जो लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हम ऊपर उठते हैं ना, एकाएक कोई प्रधानमंत्री थोड़े ही बन जाता है ना। ये कोई सिनेमा थोड़े ही है ना। ऐसा नहीं, अपने अपने स्तर पर एक नेतृत्व की भावना आप में डालिए और हो सके तो उसके लिए लड़िए। अपने अधिकारों की भी जानकारी रखिए, साथ साथ अपने कर्तव्यों का सबसे पहले अपने कर्तव्यों की जानकारी हम में होने की आवश्यकता होती है। और देश की भावी पीढ़ी तो आप ही हैं, इसलिए नेतृत्व की भी दायित्व हम पर होना चाहिए। यह भी इस निबंध का और राजनीति बताने का उद्देश्य था हम सबको, है ना बेटा। ये हुई
राजनीति, विद्यार्थी, इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसके बारे में विस्तृत चर्चा। तो इसके अंत में हम क्या कह सकते हैं कि छात्रों को अपने अधिकार तथा जिम्मेदारियों के प्रति यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, है ना। मैं पहले से यही कहते आ रही हूँ, हमें अपने अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए, उसी तरह अपनी जिम्मेदारियों की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी वे भारत देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए कोई आपसे कहे कि राजनीति है वो एक दलदल है ना, वो कीचड़ है, अगर कीचड़ कीचड़ का के सब लोग इधर ही बैठ जाते हैं सफ़ेद पोश पहन के, तो वहाँ कीचड़ कौन, उसका सफाई कौन करेगा, है ना। जैसे कि हमारे प्राचीन काल में मैंने चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञों का कहना क्या है कि राजनीति या फिर जिसको हम मिनिस्टर या कोई ऐसा कोई पद होता है ना, इसको हम कोई अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए हमें। फिर यह समाज या प्रजा के लिए एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम एक अधिकार है अहंकार के रूप में उसको स्वीकार करेंगे तो उसमें हम किसी भी प्रकार की उन्नति कर नहीं सकते। अगर सेवा की दृष्टि को अपनाएंगे राजनीति में कदम करते समय, हम इसको एक सेवा की दृष्टि से लेंगे, तभी हम सच्चे सेवक, जैसे महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो, है ना, ये सब जो हैं अपने राजनीति में इनका भी योगदान रहा, इनकी भी छाप रही, फिर भी ये अपने अधिकार जमाने के लिए या फिर अपनी सत्ता को साबित करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन अपनी सेवा की भावना को प्रकट करने के लिए ही आए थे। कोई भी व्यक्ति होता है वो शपथ लेते समय भी वही कहता है ना, मैं एक सेवक रहूँगा, है ना। इस तरह सेवा की भावना को अपनाते हुए हमें राजनीति में कदम रखने की आवश्यकता होती है। इस तरह विद्यार्थी को राजनीति की ओर ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए और उसको समाज में जाकर, भावी पीढ़ी वही है तो उसे अपने जीवन में उस बातों को अमल में लाने की आवश्यकता होती है ना बेटा। ये हुई विद्यार्थी और राजनीति निबंध। इस निबंध को आप फिर से एक आध बार पढ़िए और अपने कापियों में लिखिए और इसको एक नियोजन के रूप में भी लिख के लेके आइए। धन्यवाद।